चलिए इंथैल्पी ऑफ कंबशन देखते हैं। इंथैल्पी ऑफ कंबशन, इंथैल्पी ऑफ कंबशन बोले तो इंथैल्पी चेंज है ना, इंथैल्पी चेंज ऑफ कंबशन। डेल्टा एच कंबशन और साथ साथ में स्टैंडर्ड इंथैल्पी चेंज। ऑफ कंबशन क्या लिखेंगे इसमें? डेल्टा एच नॉट कंबशन। क्या मन में जा रहा है बात? इंथैल्पी लिखा है तब कि अमाउंट ऑफ एनर्जी चेंज या इंथैल्पी चेंज व्हेन 1 मोल ऑफ सब्सटेंस अंडरगोइंग कंप्लीट कंबशन, है ना, या undergoing combustion with sufficient amount of oxygen. The amount of energy change the amount of enthalpy change, enthalpy change मतलब एनर्जी चेंज। हालांकि इसमें हमेशा एनर्जी रिलीज होगा, है ना, इंथैल्पी ऑफ कंबशन में हमेशा एनर्जी रिलीज होगा। when 1 mole of substance undergoing complete combustion और विद सफिशिएंट अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन लिखेंगे, नोन एज एंथैल्पी चेंज ऑफ कंबशन। और साथ में क्या लिखते हैं? एट एसटीपी एंड स्टैंडर्ड स्टेट ऑफ द सबस्टेंस सबस्टेंस मतलब रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों, है ना, नोन एज स्टैंडर्ड इंथैल्पी ऑफ कंबशन। कल इस पे क्वेश्चन भी हम लोग किए, है ना, जैसे CH4 प्लस O2 CO2 प्लस H2 बैलेंस कर देंगे। 1 मोल स्टैंडर्ड इंथैल्पी ऑफ कंबशन ऑफ मीथेन माइनस 1635 किलो जूल पर मोल। और निकालना तो इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन से ही है। लिख दिया।
लिख दिए। बढ़े। कैलकुलेट करने के लिए सिखाए हैं, इंथैल्पी ऑफ कंबशन निकालना है तो क्या क्या चाहिए आपको? इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन CO2 का, इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन H2O का, है ना, और इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन मीथेन का। घटा देंगे निकल जाएगा, है ना, जैसे कल क्वेश्चन किए हैं इस पे। अब इंथैल्पी ऑफ कंबशन निकालना है हमें, तो समेशन ऑफ इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ CO2 प्लस इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ H2O गुना 2, नहीं 2 मोल है तब जोड़ देंगे, माइनस इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ CO2। डेटा दिया रहेगा सवाल में, किसी भी रिएक्शन का कंबशन एनर्जी निकालना है, एंथैल्पी ऑफ कंबशन निकालना है, इसी से कैलकुलेट कर लें। क्या बाबू, CH4 नहीं लिखे, CO2 लिख दिए, तो महापाप हो गया। CH4 लिखना चाहिए। ऑक्सीजन का क्यों नहीं लिखे? अरे ऑक्सीजन क्यों नहीं लिखे? क्योंकि ऑक्सीजन का 0 होता है। बड़े, अब एक तो क्वेश्चन है यहाँ पे। अच्छा एक बात बताओ, कैलोरीफिक वैल्यू मतलब जानते हो कि नहीं? यहाँ पे एक शब्द आता है कैलोरीफिक वैल्यू, कंबशन से रिलेटेड है। एक्चुअली में कैलोरीफिक वैल्यू आप लोग पिछले क्लासेस में पढ़े होंगे कि अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज व्हेन 1 मोल ऑफ सबस्टांस, 1 मोल नहीं पढ़े थे, 1 ग्राम ऑफ सबस्टांस अंडरगोइंग कंप्लीट कंबशन। कोई सबस्टांस 1 ग्राम जल के जो एनर्जी देता है उसको कैलोरीफिक वैल्यू बोलते हैं, और 1 मोल जल के जो एनर्जी देता है उसको एंथैल्पी ऑफ कंबशन बोलते हैं। 1 ग्राम जल के जो एनर्जी देता है उसको कैलोरीफिक वैल्यू देता है ना। तो लिख लो, क्योंकि यादें तो पुरानी हो जाती है ना, तुम लोग भूल जाओगे। यहाँ पे एक शब्द लिखा रहेगा, ये कैलोरीफिक वैल्यू होता है द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज, अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज when 1 gram of substance, when 1 gram of substance undergoing complete combustion, कंप्लीट कंबशन कह रहे हैं या फिर क्या लिखेंगे, बर्न्ट इन सफिशिएंट अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन, बर्न्ट इन सफिशिएंट अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन।
known as कैलोरीफिक वैल्यू। ये कैलोरीफिक वैल्यू का यूनिट हो जाएगा जूल पर ग्राम, जूल पर ग्राम। और एंथैल्पी ऑफ कंबशन का यूनिट जूल पर मोल। अब कैलोरीफिक वैल्यू CV बराबर, यदि आपको एंथैल्पी ऑफ कंबशन पता है तो ये 1 मोल का होता है, बटा कर देंगे उस मॉलिक्यूल का मोलर मास। एंथैल्पी ऑफ कंबशन बटा मॉलिक्यूलर मास, कैलोरीफिक वैल्यू हो जाएगा। बड़े क्वेश्चन, enthalpy of combustion of LPG butane is 2658 किलो जूल पर मोल। माइनस में कैलकुलेट द कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ, हटते, कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ ब्यूटेन या LPG। बताइए। दस तारीख बुधवार पड़ता है, ठीक है। 3 बजे से ऑर्गेनिक केमिस्ट्री चालू करेंगे। ये वाला खत्म हो जाएगा, ये वाला खत्म हो जाएगा। हाँ, 2 बजे से जो है ना उसको 3 कर देंगे। 3 बजे से 4:15, 3 से 4:10, 4:15 एग्जैक्ट 3 बजे लेकिन स्टार्ट होगा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, है ना। और वो हाँ 3 बजे एग्जैक्ट स्टार्ट करेंगे। हाँ मतलब नहीं समझे, 2 बजे कहते तो 2:30 बजे होता है ना,
तो 3 बजे कहेंगे तो 3:30 नहीं होगा। नहीं दिक्कत होगा। तो तुम बैठल रहना यहीं पे। ये वाला देखिए, मेरे बात पे आप लोग ध्यान कम दिए। 10 दिसंबर को बुधवार है ना। वो जो होता है टीटीएस में तो चलते रहेगा ना। ये ऑर्गेनिक स्टार्ट करेंगे। हाँ, अब समझ नहीं आया ना। अच्छा, अंत में समझा देंगे। आंसर बताइए आप लोग। आप लोग बहुत सोचते हैं, काम करने या घरे में सुतल रहिएगा जी। हाँ, ये दिन भर सुतने का सोच के पटना पहुंचे हैं कि चलिए बढ़िया आराम हो गया, घर में डांट पाट पड़ता था उससे छुटकारा पा लिए। अब आराम से 11 बजे तक सूतेंगे, 2 बजे तक खाएंगे, पहुंच जाएंगे कोचिंग पढ़े ले। 8 बजे तक पढ़ना है, फिर कल है तो वही कम्मा है। गलत बोलते हैं हम, आप लोग यही कर रहे हैं ना। 8 बजे पढ़ के जाते हैं 9 बजे तक, 10-11 बजे तक अपना मोबाइल वोबाइल देख के सूत जाते हैं, फिर भोरे कल 11 बजे उठते हैं, आराम से जो है अपना। तो आप तो दिन रात लगे हुए नहीं। इसको समझाते हैं, आप लोग को नहीं हल्के में समझ आए, समझाएंगे। जल्दी से आंसर बताइए, टाइम दे देते हैं तब नहीं इधर उधर का बात करने लगते हैं हम। कितना आया? ब्यूटेन, ब्यूटेन का मॉलिक्यूलर मास निकाले, +O2 CO2 +H2O। 4 है तो 4 ही रहेगा यहाँ पे। 5 दूनी 10 कर देंगे, 4 दूनी 8, 5 13, 13/2O2। इसको लिखने की जरूरत हालांकि नहीं थी, लेकिन लिख दिए। ब्यूटेन का कंबसन हो रहा है। C4H10 12 × 4 +1 × 10 कितना ग्राम हुआ? 58। तो कैलोरीफिक वैल्यू दिया है, इंथैल्पी ऑफ कंबसन कितना? 2658 किलो जूल बाई 58 ग्राम। 45 आया, 0.82 किलो जूल पर ग्राम। ये कैलोरीफिक वैल्यू हो जाएगा। माइनस लिखने का इसमें जरूरत नहीं पड़ता है। एंथैल्पी ऑफ कंबसन माइनस में इसलिए लिखा है कि वो रिलीज होगा, और कैलोरीफिक वैल्यू में हमेशा रिलीज ही होना है ना। वो चैप्टर एंथैल्पी जुड़ा हुआ है उसमें वर्ड, इसलिए नेगेटिव लगाना ही होगा, है ना। लेकिन कैलोरीफिक वैल्यू मतलब अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज ही होता है। सबसे ज़्यादा कैलोरीफिक वैल्यू किसका है? चलिए, लाइफ में दरोगा वरोगा बनने के काम में ये क्वेश्चन आता है। सबसे ज़्यादा कैलोरीफिक वैल्यू, अरे हाइड्रोजन गैस का है भाई। हम लोग तो एकदम ऐसे भूलते हो जैसे मतलब काम ही अलग हो गया है। जिंदगी जीना काम हो गया है कि जिया कैसे जाए, जीना ही मुश्किल पड़ रहा है। अब बताइए, हाइड्रोजन हाईएस्ट कैलोरीफिक वैल्यू का है, एक रहमा में बचा है, कैसे ही ऐसे होगा जी? इससे ज़्यादा मीथेन। सबसे ज़्यादा क्लीनेस्ट फ्यूल किसको कहा जाता है? हाइड्रोजन गैस को, है ना। इसमें बिल्कुल कंबसन होता है और H2O निकलता है, CO2 नहीं निकलता इसमें, इसलिए इसको क्लीनेस्ट फ्यूल कहा जाता है। अब ये होता बहुत महंगा है, इसलिए हम लोग इसका इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं, घरेलू इस्तेमाल। हालांकि अभी गडकरी साहब एक गाड़ी निकाल दिए हैं हाइड्रोजन गैस वाला। हाँ, वही चल रहे हैं अभी इससे। नितिन गडकरी साहब वो गाड़ी पर बैठ रहे हैं जिसमें हाइड्रोजन फ्यूल भराता है।
गाड़ी चलाते हैं मतलब उसी गाड़ी पे बैठते हैं, है ना। लेकिन हम लोग तो अभी ये वाला ले रहे हैं ना सब, है ना। ये वाला सीएनजी है ना। उससे पहले एलपीजी भी आ चुका ही था, है ना। एलपीजी वाला गाड़ी, सीएनजी वाला गाड़ी, है ना। हम लोग उसके बाद वाले में हैं, अभी पेट्रोल ही जलाते हैं, है ना। सबसे ज़्यादा क्लीनेस्ट फ्यूल है हाइड्रोजन, हाईएस्ट कैलोरीफिक वैल्यू का। उसके बाद मीथेन, सीएनजी कहते हैं, और तब होता है एलपीजी। ये सब जानकारी थोड़ा थोड़ा रहना चाहिए बिना किसी के पूछे हुए। इसको क्लीनेस्ट फ्यूल कहते हैं, है ना। क्लीनेस्ट फ्यूल कहते हैं हाइड्रोजन को। और सबसे कम कैलोरीफिक वैल्यू किस फ्यूल का होता है भाई? गोईठा। हाँ, घर में जो हम लोग बनाते हैं, हाँ, गोईठा, उड़क, है ना, पलाश। सबसे कम कैलोरीफिक वैल्यू, सबसे कम कैलोरीफिक वैल्यू काउडंग केक का होता है। हाँ, गोईठा, पहले तो बोले थे हम, गोईठा। The combustion of 1 mole of बेंजीन, बेंजीन का फॉर्मूला पता है आपको? हाँ, बेंजीन takes place at 298 Kelvin after combustion. CO2 gas and H2O liquid are produced and 32.67 kilojoule of heat is liberated. Calculate the standard enthalpy of formation of benzene. कल ऐसा सवाल बनाए लगता है। A standard enthalpy of formation of CO2 and H2O are minus 393.5 kilojoule per mole and 285.83 kilojoule per mole respectively. हाँ, तब आप क्या कह रहे थे? सुबह 8 ही बजे चले आते हैं, फिर शाम को 5 बजे जाते हैं। 11 से तो बैठल रहते हैं, तो काहे लगी 8 बजे? सामने वाला शिफ्ट में जाइए। तो ज़्यादा अच्छा है ना, दिन 11 घंटा ड्यूटी। आप चलिएगा तो 2 बजे, आप दिन भर बाहर में। एक ठो भगीना है मेरा, दूसरा तीसरा में पढ़ता है। उसको एक दिन पूछे
कैसे तुम ये बताओ कि स्कूल में ज़्यादा मन लगता है कि घर में? बोला ज़्यादा मन तो स्कूले में लगता है। ये है मस्त घर। हाँ, घरवा में डांटते रहता लोग, पढ़ रहे हैं नहीं पढ़ रहे हैं नहीं पढ़ रहे हैं। ये स्कूल में अपना मस्ती में रहता है, काहे के लिए घर पे रहे। वही हाल है उसका, 8 बजे निकलता है, बाहर ज्यादा मन लग रहा है। निकाले दीजिएगा आप लोग। बोलिए। तो अभी तो हैं, हम क्लास में पढ़ा रहे हैं। हाँ, तो एक्चुअली में 4 बजे हम बात कर लेते हैं, बोले होंगे वही शायद। ठीक। क्या बाबू, बन जाएगा क्या? 3-4 ठो क्वेश्चन होगा ऐसा। देखो, एक पहला प्रॉब्लम नहीं बनने का है कि रिएक्शन लिखने में डर लगता है। तो ये रिएक्शन है, कंबसन का रिएक्शन सब में यही होता है। इसके बाद आपको बैलेंस करना है। तो 6 कार्बन है तो 6 CO2 और 6 हाइड्रोजन है तो 3 H2O। 6 दूनी 12 और 3 15, तो 15/2O2। ये बैलेंस हो गया रिएक्शन। बैलेंस होने के बाद हम लोग और आगे पढ़ेंगे। कंबसन ऑफ 1 मोल बेंजीन, तो 1 मोल बेंजीन को कंबसन करा लिए, टेक्स प्लेस एट 298 केल्विन, यानी एसटीपी का कंडीशन है, 1 बार भी है। आफ्टर कंबसन CO2 H2O प्रोड्यूस, तो प्रोड्यूस हो ही गया है ना। 3267 किलो जूल हीट लिबरेटेड, यानी डेल्टा एच इस कंबसन रिएक्शन का भी दिया हुआ है -3267 किलो जूल। लिबरेटेड कहने का मतलब माइनस था, लिबरेटेड मतलब रिलीज था, रिलीज है तो अपने से क्या लगा देना है, माइनस। ये क्वेश्चन यहां तक पढ़े अभी तक, यहां तक में ये इंफॉर्मेशन था, है ना। इंफॉर्मेशन वाइज क्वेश्चन यहां तक पढ़ लिए। अब कह रहा है कैलकुलेट द स्टैंडर्ड इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ बेंजीन। बेंजीन के फॉर्मेशन में स्टैंडर्ड इंथैल्पी CO2 एंड H2O का दिया हुआ है, तो ठीक ही तो है। इंथैल्पी ऑफ कंबशन निकालने के लिए हम लोग इसी फॉर्मूले का तो इस्तेमाल करने वाले हैं कि 6 गुना इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन किसका, CO2 का, प्लस 3 गुना इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन किसका, H2O का, माइनस कर देंगे इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन किसका, बेंजीन का, C6H6, 15/2 ऑक्सीजन रह जाएगा। तो 6 गुना इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन कार्बन डाइऑक्साइड का -393.5 किलो जूल में ही है सब, तो दिक्कत नहीं है। वाटर का 3 गुना -285.83, फिर माइनस इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ बेंजीन ही तो निकालना है, और कंबसन का दिया है कितना, -393, नहीं, -3267। बस यही है, बस यही है। कल भी ऐसा सवाल बनाए थे, कोई दिक्कत नहीं। 1 ATM 1 बार
दोनों एसटीपी ही है ना। बेकार की बातों में पढ़ना नहीं है सवाल में। हाँ, एक बार एक बच्चा ऐसे ही पूछा ना सर, ऐसे पूछा ये टेम्परेचर दिया हुआ है, तो हम कहे ठीक तो है। बोला नहीं सर टेम्परेचर दिया हुआ है, तो मतलब बोलना क्या चाहते हो, देखो कैसे एक्सपीरियंस होता है। तो सर टेम्परेचर दिया हुआ है 298, इधर कहीं लगा है ये नहीं है, तो बन कैसे गया। मतलब कि जो दिया हुआ रहता है वो लगता है, नहीं न्यूमेरिकल बनाने में नहीं कि जो जो रहता है वो लगाते हैं नीचे। तो वो कह रहा 298 केल्विन लिखा है, इधर कहीं कुछ लगा 298 है ही नहीं, तो सवाल कैसे बना हम समझे नहीं। उसके कहने का मतलब ये था। तब हमको अचानक से एक बात याद आया, ये वही सवाल है जिसमें पूछा गया था एक बच्चे से कि आसमान में जो है एरोप्लेन चलता है 1500 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से। चलो ठीक है सर, एरोप्लेन चलता है 1500 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से। तो सर पूछे थे कि बताओ मेरा उम्र कितना है। तो 1500 किलोमीटर लगाएगा ना सर का उम्र निकालने के लिए। लेकिन बचवा तेज था तिवारी जी जैसा, बोला सर मेरे घर के बगल में जो है 25 साल का वो पगला रहता है, तो उस हिसाब से आपका लगता है 50 साल हो गया है। तो हम लोग को ये सब नहीं देखना है, बस ये काम की बातें हैं, जल्दी से कर दीजिए। 6 25 0 बच गया, 3 6 18 3 21 1 बच गया, 2 9 6 54 2 56 6 बच गया, 5 6 18 5 23, माइनस प्लस माइनस माइनस ही तो होगा। 3 3 9 8 3 24 4 बच गया, 2 5 3 15 2 17 7 बच गया, 1 8 3 24 1 25 5 बच गया, 2 3 2 6 2 8, माइनस डेल्टा एच एफ C6H6। अब C6H6 निकाल लीजिएगा, 32 6 7 बराबर माइनस माइनस जोड़ देंगे और क्या, 0.49, और उधर में आ जाएगा 7 1 8, 6 5 11 1 बच गया, 1 8 3 11 1 12 2 बच गया, 1 2 1 3, माइनस डेल्टा एच एफ C6H6 बेंजीन, माइनस 32 67 माइनस, ये तो गलत हो गया है कहीं, ये माइनस यहाँ छूट गया है, यहाँ प्लस होगा, 32 68.49 बराबर माइनस डेल्टा एच एफ C6H6। देखिए 50 आता है कि कितना आता है, 49.48.51 माइनस में, माइनस डेल्टा एच एफ माइनस में आता है, C6H6 माइनस में ही आएगा ना, वो ज़्यादा है ये कम है क्या। तो इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन हो गया 3801 मतलब 48.51 जूल आंसर। उधर भी माइनस है इधर भी माइनस है, तो बड़े पिछले दिन भी ऐसे ही बनाए थे। हालांकि आपके एनसीईआरटी में इसको एक पेज में कुछ कुछ किया किया है, क्या किया है अब पढ़ते हैं हम लोग। बड़े हेस लॉ ऑफ कांस्टेंट हिट समेशन,
हेस लॉ ऑफ कांस्टेंट हीट समेशन। बाबू ये हेस लॉ क्या कहते हैं वो सुनिएगा। लॉ क्या कहता है, जैसे एग्जाम्पल से समझिए। पहले ए डी बना है, इसका एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन कुछ होगा, बराबर कुछ होगा। यही ए से डी 4 स्टेप में बना है। ऐसे स्टेप 1 डी बना है, और स्टेप 2 बना है, स्टेप 3 डी बना है। स्टेप को जोड़ दोगे, इसमें डेल्टा H1 मान लो, इसका एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन डेल्टा H2 मान लो, इसका एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन डेल्टा H3 मान लो, प्लस कर देते। ठीक है, 3 स्टेप को प्लस कर देते। फाइनली क्या बनता है देखते हैं। सी से सी कट जाएगा, प्लस कीजिएगा तो ये प्लस जाके माइनस हो जाएगा, बी से बी कट जाएगा, और क्या बन जाएगा, ए से डी। अब इस रिएक्शन का डेल्टा H यही है यहाँ पे। पहले देखिए ना बातें क्या कर रहे हैं। ये एक लाइन का बात हम लोग समझ भी चुके हैं पिछले दिन ही, खाली लिखना है। ये भाई साहब कहते हैं कि कोई रिएक्शन एक स्टेप में हो या फिर मल्टीपल स्टेप्स में हो। कोई रिएक्शन, बोलिए बोलिए, एक स्टेप में हो या फिर दो मल्टीपल स्टेप में हो, हीट जो रिलीज होगा या एब्जॉर्ब होगा वो कांस्टेंट होगा। मतलब टोटल अमाउंट ऑफ एनर्जी चेंज जो रिएक्शन में होगा वो कांस्टेंट होगा, वो नहीं बदलेगा। रिएक्शन एक स्टेप में हो या रिएक्शन मल्टीपल स्टेप में हो, टोटल अमाउंट ऑफ एनर्जी चेंज दोनों स्टेप से क्या आएगा, सेम आएगा, कांस्टेंट हीट समेशन। इसी वजह से पिछले दिन देख रहा था कि 2 केमिकल रिएक्शन को जोड़ के हम लोग तीसरा केमिकल रिएक्शन फॉर्म करके बना देते थे, एनर्जी जोड़ देते थे। वो यही था, हेस साहब का ही नियम था। तो इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन क्या बनेगा यहाँ पे, डेल्टा H1 प्लस डेल्टा H2 प्लस डेल्टा H3। ये है कांस्टेंट हीट समेशन, है ना। रिएक्शन एक स्टेप में हो या फिर मल्टीपल स्टेप्स में हो, टोटल अमाउंट ऑफ एनर्जी जो चेंज होगा वो बराबर होगा। यानी इससे यदि हम 100 जूल निकल रहा था या अब्जॉर्ब हो रहा था, तो अब ये 3 स्टेप में हुआ तो तीनों जोड़ के कितना आएगा, 100 ही आएगा। तीनों जोड़ के 100 ही होगा। दैट इज द मीनिंग ऑफ कांस्टेंट हीट समेशन भी, है ना। हीट कांस्टेंट रह गया, इसके लिए हम क्या किए, हर स्टेप की एनर्जी को सीधा सीधा जोड़ दिए। ये केमिकल रिएक्शन occurs in single step or in multiple steps. A chemical reaction occurs in single step or in multiple steps. The total amount of energy, the total amount of enthalpy change is remain constant. Total amount of enthalpy change is remain constant. और कह सकते हैं इफ ए केमिकल रिएक्शन occurs in
multiple step, then total enthalpy change of the reaction is the sum of enthalpy change of each step of chemical reaction. ये आपका हेट लॉ है. ये हो गया आपका हेस लॉ ऑफ कांस्टेंट हीट समेशन. ठीक है, बड़े पिछले दिन क्वेश्चन किए हैं इस पे, है ना. 2 स्टेप 3 स्टेप में जो भी रिएक्शन जोड़ के फाइनल स्टेप लाते थे और एनर्जी को जोड़ देते थे, वो सब हेस लॉ ऑफ कांस्टेंट हीट समेशन का ही एप्लीकेशन था. इसमें कुछ नहीं करना रहता है, रिएक्शन जितना आप जोड़ेंगे उसको जोड़ देंगे. यदि रिएक्शन को आप उल्टा कर रहे हैं तो एंथैल्पी का वैल्यू यदि प्लस में है तो माइनस में कर देना है, माइनस में है तो प्लस में कर देना है. ये भी एक एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन निकालने का तरीका हुआ. यानी एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन एक तो पहले निकल जाएगा एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन से, और दूसरा निकल जाएगा यदि स्टेप्स पता है तो हेस लॉ ऑफ कांस्टेंट हीट समेशन से. बढ़े. अब कैलकुलेशन ऑफ एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन.
फ्रॉम बॉन्ड इंथैल्पी, है ना। बॉन्ड इंथैल्पी से इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन कैसे निकलेगा। बॉन्ड एनर्जी हम लोग जानते हैं, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी भी जानते हैं, है ना। जो अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होता है एक मोल बॉन्ड बनाने में, उसको कहते हैं बॉन्ड एनर्जी। और यदि तोड़ने में जो अमाउंट ऑफ एनर्जी लगेगा उसको कहेंगे बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। द अमाउंट ऑफ इंथैल्पी चेंज when 1 mole bond is formed or dissociate, known as bond enthalpy. Amount of enthalpy change when 1 mole of bond is formed या dissociate, known as bond enthalpy. अब यदि फॉर्म करेगा तो उसी एनर्जी को क्या कहेंगे, बॉन्ड फॉर्मेशन एनर्जी। और यदि डिसोसिएट करेगा तो उसी एनर्जी को कहेंगे बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। बॉन्ड फॉर्मेशन एक्सोथर्मिक और बॉन्ड डिसोसिएशन एंडोथर्मिक। एनर्जी रिलीज्ड when 1 mole bond is formed, known as bond formation energy. Energy released when 1 mole bond is formed, known as bond formation energy. Bond formation is an exothermic phenomenon. Delta H बॉन्ड फॉर्मेशन क्या लेंगे हम लोग, निगेटिव। डेल्टा एच बॉन्ड फॉर्मेशन क्या लेंगे हम लोग, निगेटिव, है ना। एनर्जी रिक्वायर्ड when 1 mole bond is dissociate, known as bond dissociation energy. और बॉन्ड डिसोसिएशन कैसा फिनोमेनन है, बॉन्ड डिसोसिएशन is an endothermic phenomenon. Bond dissociation positive.
लिख दिए? कोई समस्या? बॉन्ड इंथैल्पी में दो बात आएगी, एक बॉन्ड डिसोसिएशन आएगा और एक बॉन्ड फॉर्मेशन आएगा। अब इसमें थोड़ा सा बात और समझना होता है कि ये अमाउंट ऑफ एनर्जी तो डाटा में दिया रहेगा, लेकिन उससे इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन कैसे निकालेंगे, है ना? तो उसके लिए क्या करते हैं ये देखते हैं, और फिर क्वेश्चन कर लेंगे, हेस लॉ पर भी करेंगे और ये बॉन्ड एनर्जी पर भी करेंगे। इसको ब्रह्म है, ये सब चर्चा भी चलता है, अब 11 पढ़ के कोई फायदा नहीं। तो सीधा वो क्रैश कोर्स जनवरी में 2027 में। देखिए बाबू यहां पर देखना CH4 + O2 ऐसे देखना है, CH4 + O2 ऐसे नहीं देखना है। अच्छा एक बार जो है ना देख लेते हैं, आप लोग देख लेते हैं ऐसे, CH4 + O2 यहाँ पर CO2 + H2O देख लेते हैं। अब इसमें हम लोग बॉन्ड खोलेंगे, बॉन्ड कहाँ कहाँ पे? 4 हाइड्रोजन है, 2H2O और 2 4, है ना? देखो ऐसे देखेंगे, CH4 1 2 3 4 प्लस ऑक्सीजन 2 मोल, CO2 ऐसे। बॉन्ड केमिकल बॉन्डिंग पढ़ के आप यहां तक पहुंचे हैं तो बॉन्ड देखना है, H2O 2 को, है ना? बैलेंस कर देंगे, थोड़ा समझिएगा, अभी भी समझने की बातें हैं। 1 मोल मीथेन में कै मोल CH बॉन्ड है? पहले ये बताइए, 1 मोल मीथेन में कै मोल CH बॉन्ड है? ये पूछ रहे हैं, सवाल समझिएगा। वो है तो 1 मोल मीथेन, तो 1 मोल मीथेन में कार्बन हाइड्रोजन का तो 4 बॉन्ड दिखाई दे रहा है ना, तो 1 मोल मीथेन में कै मोल बॉन्ड है? तो आप कहिएगा 4 मोल CH बॉन्ड है। तो ये एकदम हिंदी में लिखे हैं, चूंकि हिंदी में ही काम आएगा मैथ में। एनर्जी जो दिया रहेगा बॉन्ड एनर्जी CH की, उसको 4 से गुना करना पड़ेगा तुमको, ठीक है? गलत एकदम नहीं होगा, चीजों को इस तरह से समझोगे। 1 मोल O2 में कै मोल बॉन्ड है? 2 मोल। कहाँ है 2 मोल? 1 मोल O2 में O और O के बीच बॉन्ड है, तो 1 मोल O2 में 2 मोल कहाँ है? एक ही मोल ना ऑक्सीजन ऑक्सीजन बॉन्ड है क्या? तो 2 मोल है वहां पर, तो 2 मोल बॉन्ड होगा। 1 मोल CO2 में, 1 मोल CO2 में समझिएगा बहुत ध्यान से, कितना C डबल बॉन्ड है? 2 मोल C डबल बॉन्ड O बॉन्ड है। बोलो है या नहीं है? बोलो है या नहीं है? है या नहीं है? CO 1 मोल इधर हो गया, 1 मोल इधर हो गया, 2 मोल CO बॉन्ड है। 1 मोल वाटर में कै मोल OH बॉन्ड है? 2 मोल OH बॉन्ड है कि नहीं है? बोलो। H2O मॉलिक्यूल ऐसा है, HOH, तो 1 मोल में तो 2 मोल बॉन्ड ना होगा। इस बात को समझते रहना है, चूंकि न्यूमेरिकली इसी की जरूरत पड़ेगी। अब देखो और भी बताएंगे, क्या बताएं अभी? CH बॉन्ड है, एक ही मोल में इसमें 4 मोल बॉन्ड है CH का। 1 मोल ऑक्सीजन में 1 मोल बॉन्ड है, O डबल बॉन्ड हो।
लेकिन CO का दो बॉन्ड है CO2 में, अब वाटर में OH का भी दो बॉन्ड है। अब इससे इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन निकालने के लिए क्या करेंगे हम लोग, इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन बराबर समेशन ऑफ टोटल बॉन्ड एनर्जी किसका, रिएक्टेंट का, समेशन ऑफ बॉन्ड एनर्जी रिएक्टेंट का माइनस समेशन ऑफ बॉन्ड एनर्जी किसका, प्रोडक्ट का। अब यदि क्वेश्चन में बॉन्ड इंथैल्पी के अलावा बॉन्ड फॉर्मेशन और बॉन्ड डिसोसिएशन लिखा है तो हम लोग उसके साइन कन्वेंशन को इस्तेमाल कर लेंगे, साइन कन्वेंशन इसीलिए पढ़ लिए। बोलो इस रिएक्शन का यदि इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन निकालने आ जाए तो हम लोग क्या करेंगे, पहले देख लेना फिर उतारना। एक बार ये समझ जाओगे ना, इस पे कितना भी न्यूमेरिकल होगा बनेगा। अब इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन निकालना है तब क्या करेंगे, इस रिएक्शन का, इसके लिए इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन निकालना सिखा रहे हैं अभी। देखिएगा हम लोग लिखेंगे, सबसे पहले ध्यान देने वाली बात यह है कि हर केस में हम लोग प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट करते थे, लेकिन इस केस में तभी साइन कन्वेंशन मिलेगा। खाली बॉन्ड एनर्जी में रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट करना है, खाली बॉन्ड एनर्जी से जब इंथैल्पी आप निकाल रहे हैं तो रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट करना है। अब ये इसमें बॉन्ड कितना है, तो 4 गुना बॉन्ड एनर्जी किसका, CH का, प्लस 2 मोल है बॉन्ड एनर्जी किसका, ऑक्सीजन का, क्या माइनस, बोलो CO2 कितना है, 2 मोल बॉन्ड है, 2 मोल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O का, प्लस 1 मोल में 2 मोल था, 2 मोल ही ऑलरेडी है, तो कै मोल बॉन्ड हुआ, बोलिए 4 मोल हुआ। अरे 1 मोल में 2 मोल OH बॉन्ड है, तो 2 मोल में 4 गुना बॉन्ड एनर्जी ऑफ क्या है, H2O है ना, OH। बस ये काम कर देना है, ये आपको निकाल देगा बॉन्ड एनर्जी ऑफ रिएक्शन। हाँ पहले ये बॉन्ड निकलेगा तब जाकर के बॉन्ड एनर्जी का डेटा होगा और तब जाकर के ये निकलेगा। बुझाया कैसे मोल बॉन्ड निकालना है, एक दो क्वेश्चन और बता के क्लियर होगा।
3 दिन मतलब रूटीन आप लोग को सूट कर गया था नहीं, मतलब मजा आ रहा था। एक दिन आराम से अपना दोपहर तक आदमी आराम करता था, शाम में अपनों पढ़ लेता था थोड़ा घटा। तो गाय भैंस भी वही करता है। गाय भैंस नहीं, दोपहर में खाना खा के आराम से 1-2 घंटा पगला पगला के सोता है। आराम का जिंदगी नहीं जीता है गाय भैंस। गाय भैंस जो है आराम का जिंदगी जी रहा है ना, अपना खाता आराम से, अपना सुतल रहता है। खाली उसको वह भूख डांट सुनना पड़ता है सुबह से उठने के लिए, डांट खाने के लिए डांट। वही आप लोग को नहीं चाहिए कि हमको कोई कुछ बोले नहीं, उसी की तैयारी हम लोग करने में लगे कि लाइफ भर कोई कुछ बोले नहीं। बतवा को ऐसे समझिएगा, अभी सोने में बिता दीजिएगा, जिंदगी भर वैसे ही सुनना पड़ेगा है फूट। कोई पूछेगा नहीं कि भाई वो क्या बोलेगा, छोड़ो। सोना तो अब 2 साल नहीं है, सोना तो 2 साल नहीं है बचवा। सोया कौन? सूतेगा तो एनर्जी मिलेगा। मतलब हम ये करेंगे वो तुम करेगा। तुमको अभी आराम का क्या जरूरत है भाई? एक बार और समझाते हैं, एक बार और समझाते हैं, दूसरा रिएक्शन लेके समझाते हैं। बॉन्ड एनर्जी, फिर कुछ क्वेश्चंस बनाएंगे उससे समझ आएगा। अभी फिर समझिएगा, हम लोग एक मॉलिक्यूल ले लेते हैं जिसको जलाएंगे C2H4 ले लेते हैं, C2H4 ले लेते हैं प्लस O2, कितना लगेगा ये तो देखेंगे। CO2 CO2 प्लस H2O, ठीक है। कितना कार्बन, यहीं पे रहिएगा तब ना समझिएगा। हम देखिए और समझाने के लिए दूसरा एग्जाम्पल, कितना कार्बन इधर, तो इधर भी 2 कार्बन रहेगा। कितना हाइड्रोजन, तो इधर भी 2 से गुना करेंगे 4 हो जाएगा। कितना ऑक्सीजन है उधर, 2 दूनी 4 और 2 6, तो 3 3 दूनी 6, बैलेंस हो गया। अब इसके इंथैल्पी निकाल लें, इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन। कंबसन भी हो सकता है, चूंकि कंबसन रिएक्शन ही तो है। देखिए सबसे पहले तो एक बॉन्ड एनर्जी हमें चाहिए C डबल बॉन्ड C का, प्लस 4 बॉन्ड एनर्जी चाहिए हमें CH का। चाहिए ना चाहिए, 4 ही चाहिए ना। प्लस 3 गुना बॉन्ड एनर्जी चाहिए ऑक्सीजन का। तो रिएक्टेंट का टोटल बॉन्ड एनर्जी हो गया या नहीं हो गया? यानी 1 मोल C2H4 लिखे, अल्कीन इथीन, 1 मोल C2H4 में 1 मोल C डबल बॉन्ड C है और 4 मोल CH बॉन्ड है। माइनस, बताइए यहां पर क्या करेंगे, 4 मोल C डबल बॉन्ड हो, चूंकि 1 मोल में 2 को बॉन्ड दिखाई दे रहा है, OH 2 मोल है और 2 मॉलिक्यूल है, 4 गुना बॉन्ड एनर्जी। बताइए करने लीजिएगा। अब ये एनर्जी आपके क्वेश्चंस में दिया रहेगा, तो वैल्यू पुट पार्ट आंसर के ठीक है तो करना है, मेन तो यही समझना है। अब आपसे सब क्वेश्चन बन जाएगा, इंथैल्पी का, बॉन्ड एनर्जी है ना, और जो भी रहता है 3-4 को और नाम लेना है।
देखिए समय ज़्यादा दीजिएगा ना तो क्वेश्चन वगैरह ज़्यादा बन पाते, क्योंकि आप अपने से तो पढ़ते नहीं है ना, क्वेश्चन भी हमें बनाना है, इसीलिए कहते हैं क्या कीजिएगा, दो से तीन कर देते हैं और ऑर्गेनिक वाला एक ठो बैच, एगो फिजिकल वाला, अब लास्ट हो गया फिजिकल, है ना। केमिकल इक्विलिब्रियम चलेगा, हाँ एक दिन केमिकल इक्विलिब्रियम चलेगा और एक दिन ऑर्गेनिक चलेगा, आगे पीछे मतलब कुछ बोलेगा मतलब नहीं समझा। टीटीएस में तो चलता है वो चलेगा फिजिकल, एमडब्ल्यूएफ में 3 बजे से 1 घंटा ऑर्गेनिक कर देंगे। अच्छा 4 बजे से क्लास होता ही है सबका, तो 1 घंटा सवा घंटा पढ़ाते रहेंगे तो फरवरी तक सब कुछ खत्म हो जाएगा। अब इक्विलिब्रियम शुरू कर देंगे तो जनवरी में ख़त्म हो जाएगा, फिर अपना आराम करना। ऐसे भी ठंडवा में घरे में ऐसे सूतल रहता होगा, अभी बेड सिकनेस रहता है। हाँ उसके बाद रिवीजन भी कर लेंगे पूरे का, क्वेश्चन बनाएंगे, है ना, वो भी देखेंगे क्या पढ़ाते हैं पवन सर वाला सीरीज, 3 बजे से कर देते हैं। हाँ उसको 2:30 बजे से पढ़ाते हैं, 2:30 से 4 पढ़ाएंगे वो। नहीं हम ऐसा सोच रहे हैं, आप ही लोग के पास आज ही रखें, 10 तारीख से सोच रहे हैं कर लें। तो ऑर्गेनिक जो है ना 2 चैप्टर है, तो वो भी आराम से, पहले तो इक्विलिब्रियम खत्म हो जाएगा जनवरी में, जनवरी तक इक्विलिब्रियम हो जाएगा, 12 4 16 16 क्लास 17 क्लास चाहिए होता है, ठीक है। तो अभी तो ढेर है, जनवरी 20-25 तक हम ख़त्म कर लेंगे, तो 20-25 तक ख़त्म कर लेंगे। और इधर में ये भी 2 चैप्टर है, इसको भी समझते रहेंगे, समय मिलेगा तो पढ़ा देंगे। स्टेट्स ऑफ मैटर आधा तो पढ़ा ही दिए हैं, अब काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस है स्टेट्स ऑफ मैटर में, अब काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस है जो तुमको फिजिक्स में ऑलरेडी चैप्टर पढ़ना ही है, वो यहाँ पर इसी हटा हुआ है, वो नहीं भी हम पढ़ाएंगे तब आपका हो जाएगा, समय मिलेगा तो पढ़ा देंगे। बोलो हो गया ना, बन गया, ठीक है बढ़े। अब यहाँ पर कुछ क्वेश्चन है, 3 बजे इसलिए कर दिया ना कि 2 बजे का टेंशन 1:30 बजे से आप लोग को हो जाता है, तो 3 बजे का टेंशन 2 2:30 बजे से होगा, तो थोड़ा रिलीफ हो जाएगा, 1 घंटा और सो पाइएगा। नहीं सोते हैं जी, गजबे मतलब, सोते होते नहीं हैं आप लोग, पढ़ते रहते हैं। वाह क्या क्या क्वेश्चन है इसमें, हेच लॉ का क्वेश्चन दे रहे हैं अभी, है ना, क्वेश्चन हेच लॉ का है, फिर देंगे बॉन्ड एनर्जी पे, आप लोग के पास क्वेश्चन ऑलरेडी है भी। हाँ अभी हम थोड़ा सा एनसीईआरटी देख रहे हैं, कैलकुलेट द स्टैंडर्ड, ये बना देते हैं आप लोग से, वो बन जाएगा, वो क्वेश्चन जो आपके पास है ना वो आप अपने से बना लोगे शायद। एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन of CH3OH from the following data, from the following data, CH3OH plus 3/2O2 CO2 plus 2H2O, लिक्विड लिखा हुआ है। इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन -726 किलोजूल पर मोल, ये है स्लोप है, कार्बन प्लस O2 CO2, और कार्बन ग्रेफाइट के फॉर्म में ही होगा, वो लिखा हुआ भी है, हम जानबूझ के छोड़ दिए हैं, है ना, चूंकि इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन में पिछले दिन बताए हैं हम आपको कि स्टैंडर्ड स्टेट में जो एलिमेंट पाया जाता है वही लिखना रहता है,
H2O वाटर लिक्विड होता है तो लिक्विड ही लिखेंगे, गैस लिखेंगे तो अलग एनर्जी लग जाएगा, -286 किलो जूल पर मोल। ऐसा डेटा पूरा दिया हुआ है और पूछता है एनसीईआरटी भी आप लोग को तो कहाँ बनवाए, इसको भी तो एक से लेकर के उस बैच में बनवाते हैं, कभी कभी भूल जाते हैं। खैर देख लीजिए, आप लोग उधर में वो बना लीजिए और एनसीईआरटी भी पूरा बनवा देते हैं। ये हेस्ट लॉग समझने के लिए सवाल है। वो जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री रहता है ना, उसमें आपको न्यूमेरिकल वूमेरिकल नहीं पढ़ाना रहता, वो तो खाली हम ही पढ़ाएंगे। जैसे बॉन्डिंग नहीं हम ही ना पढ़ाए, आप लोग अपना रखे लिख लिख के, तो बनाना कुछ नहीं है, तो काम कम है तो चलेगा काम, खाली बैठ जाइएगा खाली बैठ जाएंगे आके, है ना, आधा घंटा और रिलीफ भी दे दिए। शुरू हो जाएगा तो अच्छा रहेगा ना यार, वैसे तुम लोग कहेगा 25 में तो मान लो ऑर्गेनिक शुरू नहीं हुआ, कर दिया जाएगा। ऑर्गेनिक केमिकल बॉन्डिंग पढ़ना जरूरी था उसके लिए, बॉन्डिंग आपका हाइब्रिडाइजेशन वगैरह दोहराते रहिएगा। हाँ बॉन्डिंग जरूरी है, अब पढ़ा जा सकता है कभी भी, अब रुकने का बहुत ज़रूरत नहीं है। अब लोग थोड़ा थोड़ा एक्सल जवान भी तो हुए मेरे साथ, और ऑर्गेनिक जो है ना, एग्रामा और बरहमा का एक के जैसा होता है, अलग अलग ना होता है। अभी बहुत सारा बात होगा जो बरहमा का ही पढ़ना पड़ेगा, तो वो साथे पढ़ लिया जाता है, ये ना कि अब ग्रहमा लगे और फिर बरहमा, तो बरहमा में ऑर्गेनिक गड़बड़ा जाता है, इसी वजह से बरहमा में ऑर्गेनिक गड़बड़ा जाता है, क्योंकि ग्रहमा वाला पढ़ा नहीं रहता है। हालांकि हम लोग रिवीजन कराते हैं एक बार, लेकिन हल्के में ना, इसलिए पढ़ना बड़ा जरूरी रहता है। और अभी अभी क्या बता रहे थे पिछले दिन, कि अभी तो बच्चा सोचता है 11 तो खराब हो ही गया, लेकिन ऐसा नहीं है, खराब क्या होगा, अभी से पकड़ेगा तो पकड़ा जाएगा। हाँ ऑर्गेनिक नहीं होगा तो अगर ऑर्गेनिक स्टार्टे रहा जाएगा बरहमा खत्म होने तक, कहीं नहीं छोड़ा जाएगा, चलते रहेगा वो अपना। कैलकुलेट द स्टैंडर्ड इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन,
ऑफ CH3OH फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा। ये डेटा 3 दिया हुआ है, इससे निकालना है CH3OH का फॉर्मेशन। थोड़ा जल्दी से समझिएगा कैसे निकाला जाता है। तो इस क्वेश्चन में सबसे पहले एम रिएक्शन बनाया जाता है, ठीक है। हालांकि आजकल जो सवाल आ रहा है सब में लिख दे रहा है कि इस रिएक्शन का निकालिए, ये डेटा दिया हुआ है, लेकिन एनसीईआरटी अपने पुराने ढर्रा पे है, ये रिएक्शन नहीं लिखा है। रिएक्शन भी आप ही को प्रोड्यूस करना है। तो रिएक्शन जब आपको प्रोड्यूस करना है तो पिछले दिन याद कीजिए हम बता रहे थे कि आपको CH3OH का फॉर्मेशन करना है। तो हम लोग प्रिपरेशन पे नहीं जाएंगे, हम लोग ये देखेंगे इसमें कौन कौन सा एलिमेंट है। बोलिए कौन सा एलिमेंट है, बोलिए ना जी। कार्बन है, और कौन सा एलिमेंट है, तो हाइड्रोजन है, और कौन सा एलिमेंट है, कहाँ O2 है। यही हो गया आपका एम रिएक्शन, ये लाना है, इसका इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन पूछ रहा है। और वो 3 जो लिखे थे ना, स्टेप 1 स्टेप 2 स्टेप 3, वैसे ही 3 रिएक्शन दिया हुआ है। तो इस 3 रिएक्शन से ये वाला रिएक्शन लाना है। इसके लिए कौन कौन से रिएक्शन को जोड़ना पड़ेगा या उलट के जोड़ना पड़ेगा, ये सब आप कर सकते हैं, ये तीनों। लेकिन ये तीनों को जोड़ के आपको लाना यही है। आप कैसे करेंगे ये काम, बहुत कूल होकर समझिएगा। और एक बार समझ में आ गया ना तो बनेगा भी और मन भी लगेगा। कार्बन हमें रिएक्टेंट में चाहिए, देखिए कार्बन रिएक्टेंट में है, कार्बन रिएक्टेंट में है। हाइड्रोजन H2 भी मिल गया, लेकिन H2 यहां 2 मोल है यहां पर, तो इस रिएक्शन को 2 से गुना कर देंगे पूरा, एनर्जी में भी 2 का गुना हो जाएगा, तो 2 मोल बन जाएगा, ठीक है। कार्बन और हाइड्रोजन हमारा एम रिएक्शन में था, और कार्बन हाइड्रोजन हमें डेटा में दिखाई दे रहा है। तो ये दोनों इक्वेशन को क्या करेंगे, हम लोग जोड़ देंगे। मानना है तो मान लो, इक्वेशन 1 इक्वेशन 2। और देखो CH3OH प्रोडक्ट में मिला है हमें, लेकिन इस डेटा में आपको CH3OH कहां दिखाई दे रहा है, रिएक्टेंट में। तो प्रोडक्ट में कैसे आएगा रिएक्टेंट वाला, बोलिए कैसे आता है, उलट देते हैं तब। इसको इक्वेशन 3 मान लेते हैं, जानबूझ के किए हैं ऐसा, ठीक है। इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 को जोड़ेंगे, ठीक है, और इक्वेशन 3 को उलट के जोड़ेंगे। बोले सर ऐसे कैसे उलट के जोड़ते हैं, आप एक बार जोड़ के बताइए। तो सुनिए मेरे साथ, पहले तो कार्बन देख लिए, कार्बन प्लस O2 क्या बना, CO2, एंथैल्पी -393, ठीक है। हाइड्रोजन वाले को कहे थे 2 से गुना करने, 2H2, 2 से गुना कीजिएगा तो यहाँ की जगह O2 हो जाएगा, और यहाँ पे 2H2। एंथैल्पी कितना हो जाएगा बताइए, -286 मल्टीप्लाइड बाई 2, और उसको कहे कि उलट दीजिएगा, तो उलट दीजिए, CO2 प्लस 2H2। उलट देने का मतलब समझ रहे हैं, रिएक्शन उलट देना है, यानी प्रोडक्ट वाला रिएक्टेंट में। तो CH3OH इधर +3/2, और उलट जब रिएक्शन को देते हैं तो इंथैल्पी जो ये माइनस में दिखाई दे रहा है ना, इसको क्या कर दीजिएगा, प्लस में 726। अब इसको पूरे को क्या कीजिए, जोड़ दीजिए। CO2 से CO2 कैंसिल, 2H2O से 2H2O कैंसिल। देखिए एम रिएक्शन आ रहा होगा, जो आप एम किए हुए थे वो आ रहा होगा, C प्लस 2H2 प्लस O2 कितना O2, अरे बोलो ना, 2 O2 बोलो ना रे, 1 O2 2 O2, 2 इधर है, इधर 3/2 लिखा है, यानी 1.5, तो 2 और 1.5 में से घट जाएगा प्लस माइनस, तो कितना बचेगा, 1/2, आधा O2। इधर क्या है देखिए, तो आपको एम रिएक्शन मिल गया कि नहीं,
तो आप जो डेटा अवेलेबल डेटा है उसी से एम रिएक्शन लाना होता है, ऐसा नहीं कि हमारा एम रिएक्शन डेटा में है ये नहीं है। समझ गए हम क्या बोल रहे हैं? अब यहां पर इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन क्या होगा, तो जैसे ये तीनों रिएक्शन को जोड़ दिए तो अकॉर्डिंग टू हेस लॉ ये एनर्जी भी क्या होगा, जुड़ जाएगा। -393 प्लस -286 इंटू 2 प्लस 726 -393 -6 दूनी 12 2 बच गया 1 8 दूनी 16 1 17 7 बच गया 1 2 दूनी 4 1 5 प्लस 720 बराबर -3 2 5 9 7 16 6 बच गया 1 5 3 8 1 9 965 प्लस 726 कितना आ रहा है अब 965 में 726 15 में 6 गया 9 5 में 2 गया 3 और 9 में 7 गया 2 239 किलो जूल दिया था ना, किलो जूल पर मोल। अब इतना आप यदि दिमाग में कर पाते हैं और फाइनली ये करते हैं तो भी सही है, लेकिन जब स्कूल या बोर्ड एग्जामिनेशन में है तब तो ये करना पड़ेगा, है ना। बोर्ड वाला में तो खैर ऐसे भी चैप्टर नहीं है, लेकिन वो कॉम्पिटिशन्स में तो है, भारी नहीं है। भारी है, भारी क्या है, नहीं एम रिएक्शन क्या भारी है, जो भी बनाना रहे ना उसको आगे लिख देना है। जो भी बनाना रहे उसको लिख देना है और उसी का एलिमेंट एक को तोड़ तोड़ के लिखते जाना है। हो गया, बना लिए। बड़े समझ आया। अब सेकंड क्या, जोड़ ही तो करना है यार, तुमने एकदम से देख के उतारने वाला हो बन जाता है, इतना जोड़ो घटाओ कुछ कुछ। अब एनसीईआरटी वाला तो हम बना दिए, आईआईटी वाला तुम लोग बना देगा। टू रिएक्शन given below, 2Fe plus 3/2O2 Fe2O3 डेल्टा एच नॉट बराबर -822 किलो जूल पर मोल।
C plus half O2 CO डेल्टा H नॉट बराबर -110 किलो जूल पर मोल। देन enthalpy change for the following reaction. Three C plus Fe2O3 2 Fe plus 3 CO is किलोजूल पर मोल। ये JEE 24 का क्वेश्चन है। ये एम रिएक्शन दे भी दिया है, इसलिए बताया ना कि आजकल तो आप लोग के लिए JEE वगैरह भी पूरा मेहरबान हो रहा है। ऐसे लिखना चाहिए था, कैलकुलेट द एंथैल्पी चेंज फॉर द रिडक्शन ऑफ Fe2O3 बाय कार्बन। तो ये अपने से प्रोड्यूस करना होता एम रिएक्शन। अभी तो लिख ही दिया है, बनाइए, कुछ कुछ कीजिए। पेन चलाने से भी बहुत काम होता है, रिएक्शन लेकर के सीधे बैठ जाना नहीं। बन गया, बना जी। देखो Fe2O3 ये इधर दिखाई दे रहा है, तो उस रिएक्शन को क्या करें? अरे बोलो ना, उलट दीजिए सर। रिएक्शन को क्या करें? हाँ, ऐसे ही बोलना है। चूंकि हमें ये रिएक्टेंट में चाहिए, तो रिएक्टेंट में लाने के लिए इसको उल्टा करेंगे तभी तो होगा। तो कर दिए। डेल्टा H नॉट बराबर माइनस के जगह प्लस 822 किलो जूल पर मोल, और C प्लस हाफ O2 CO, लेकिन 3 है, तो इस पूरे रिएक्शन को क्या करना पड़ेगा? 3 से, तो 3/2 O2 हो जाएगा, और यहाँ पर 3 CO। अब डेल्टा H नॉट बराबर क्या लिखेंगे? जब 3 से गुना किए तो -110 गुना 3 किलो जूल पर मोल। अब देखो 3/2 कट गया, तो क्या आया? Fe2O3 प्लस 3C 2Fe प्लस
3CO। क्या? अब बताओ डेल्टा एच बराबर क्या लिखेंगे यहाँ पे? तो ऊपर वाला दोनों का सम, तो सम करो 822 प्लस माइनस 110 गुना 3, 822 माइनस 330। देखो कितना आसान था, है ना? तो दो बच गया, 822 माइनस 330। इसीलिए बोले थे ना जेई वाला तुम लोग बनाएगा। 12 में 3 गया 9, 8 में 3 गया 5, 8 में 3 गया नहीं 7 में 3 जाएगा, क्या? 492। कितना आसान क्वेश्चन था बताओ। इसीलिए ना हम ये क्वेश्चन जो पहला आपको बता देते हैं उसको जान के वहाँ खोज के बताते हैं, ताकि उसके बाद जो है ना जेई वाला हो चाहे मेडिकल वाला हो, सब क्वेश्चन आपको बनेगा, सब उसी कंसेप्ट पे है। तीन तीन स्टेप वाला बता दिए, तो ज्यादातर तो 2 ही स्टेप वाला है ना? एक आध बार चारों स्टेप वाला आ जाएगा, उसमें क्या जाता है, जिसमें 4 रिएक्शन लिखा हुआ रहेगा। बनेगा सब वैसे ही, वो जो स्टेप्स देगा उसी को आप इंटरचेंज करके ये ले आओगे। क्या समझे? तो क्वेश्चन आपके पास पड़ा हुआ है, बनाइएगा। जेई का क्वेश्चन बैंक भी है, सब बन जाएगा इंथैल्पी करके। समझे हम क्या बोले? फिर से एक बार समझाते हैं कि समझ गए? हम ये बताना चाह रहे थे ना कि मंगल बृहस्पति तक ये चैप्टर खत्म होगा।